नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। महायुद्ध का दैत्य, क्या प्यासा मरेगा कुवैत? दरअसल मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बारूद तक सीमित नहीं रही, बल्कि इंसान के लिए अब यह मुश्किलों भरी होती जा रही है, क्योंकि बात बुनियादी जरूरतों की है, जो है पानी। आपको बता दें, पानी को भी अब ये युद्ध अपनी चपेट में ले रहा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में कुवैत के पावर और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को नुकसान की खबर ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ये प्लांट हैं जो समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलकर करोड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं। इन संयंत्रों के प्रभावित होने का मतलब सिर्फ बिजली का संकट नहीं है, बल्कि पीने के पानी का भी गंभीर संकट है। आपको बता दें, कुवैत जैसे रेगिस्तानी देश में प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत बहुत सीमित हैं। देश का अधिकांश आबादी समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट यानी डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। अगर ये लंबे समय तक बंद रहें तो जलापूर्ति, अस्पताल, उद्योग और आम जनजीवन पर सीधा असर पड़ने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध में अब दुश्मन की सेना ही नहीं, बल्कि उसकी जीवन रेखा बनने वाले नागरिक बुनियादी ढांचे भी निशाने पर हैं। और यही वजह है कि पानी का संकट अब युद्ध का नया हथियार बनता जा रहा है। कुवैत सरकार ने क्षति की पुष्टि करते हुए मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल ये कि अगर ऐसे ही हमले लगातार जारी रहें तो क्या खाड़ी के देश प्यास के संकट से जूझने लगेंगे? क्या तेल के बाद अब पानी सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार है? और क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग पूरी दुनिया के लिए नई मानवीय चुनौती बनती जा रही है? यही इस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे अहम, सबसे पेचीदा सवाल है। हमारे साथ मलिका पांडे जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। मलिका जी, पानी का यह संकट अगर खाड़ी देशों में गहराता है तो आने वाले वक्त में मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। एक बार विस्तार से इस संकट को डिटेल समझाइएगा। नमस्कार वैभव जी। कल हमने देखा कि 8th नाइट थी कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स की। रेड लाइंस वैभव जी दोनों तरफ से ब्लर होते हुए नजर आ रही है। एक नए टाइप का हम देख रहे हैं कि वॉर क्राइम हो रहा है, जहां पर पहले हम देखा करते थे, देखिए, सिर्फ मिलिट्री को टारगेट किया जाता था, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया जाता था। बट अब ये रेड लाइन कैसे ब्लर हो रही है कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अटैक किया जा रहा है, और वो दोनों तरफ से हो रहा है। चाहे यूएस अटैक्स कर रहा है बैंक्स को, वहां पर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहा है, और यहां से हम देख रहे हैं कि ईरान भी अब डीसैलिनेशन प्लांट्स को अटैक कर रहा है। डीसैलिनेशन प्लांट्स ऐसे हैं जो खाड़ी के देशों में, और स्पेसिफिकली कुवैत तो 90 से 99% डिपेंडेंट है। उसके पास कोई फ्रेश वाटर लेक नहीं है, उसके पास कोई रिवर नहीं है। कुवैत का जो ग्राउंड वाटर है वैभव जी, वो भी इनफैक्ट खारा है, ब्रैकिश इन नेचर है। तो वहां पर जो डीसैलिनेशन प्लांट है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। पूरी जनता 90 से 99% कुवैत की डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर निर्भर है, और अगर ईरान इन पर अटैक करता है तो एक बहुत बड़ा रणनीतिक वेपन ईरान यूज कर रहा है कहीं ना कहीं कुवैत के ऊपर। और डीसैलिनेशन प्लांट उनका लाइफलाइन है, उनके पास पानी ही नहीं बचेगा, क्योंकि वहां तो पूरा खारा पानी है, ना ग्राउंड वाटर है जैसे मैंने बताया, ना कोई फ्रेश वाटर है, कुछ नहीं है वहां पर। तो वहां के लोग प्यासे मर जाएंगे। इनफैक्ट अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कुवैत की, उसने जारी किया है 11 से 5 बजे तक की लाइट को भी कंजर्व करिए। और इस समय पीक गर्मी वहां पर है, तो एयर कंडीशनिंग के अलावा लोगों के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि बहुत गर्म है खाड़ी के देश, और स्पेसिफिकली कुवैत में अभी बहुत ज्यादा गर्मी है। तो वहां के लोगों का मैं देख रही थी कि कैसे वो 11 से 5 बजे के बीच में जो हेडलाइन, मतलब जो सरकार ने जारी किया है नियम कि नहीं आप इतना एनर्जी कंजर्व करिए क्योंकि हम अंडर अटैक हैं, पावर स्टेशंस मैक्सिमम कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आपको कंजर्व करना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल हो गई है खाड़ी के देशों के लिए, और उसमें स्पेसिफिकली कुवैत के लिए। और कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि ना केवल यूएस एयर बेसिस को टारगेट किया जा रहा है जॉर्डन, कुवैत, ओमान में, बट हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अब टारगेट करना शुरू कर दिया गया है वैभव जी। मलिका जी, भविष्य कैसे देखा जाए, क्योंकि आपने
कुवैत का जिक्र किया, और अगर किसी देश की पानी पर निर्भरता इन प्लांट्स पर 90 से 99% तक है, तो ये तो फिर सीधा आम जनता के बेसिक बुनियादी चीजों पर अटैक है। बिल्कुल, एक ये नया टाइप का हम देख रहे हैं वैभव जी, वॉर क्राइम है, जियो पॉलिटिकल ऑर्डर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं शिफ्ट होते जा रहा है। मापदंड कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें बोलने के लिए नहीं है, यूएन चुप है। जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनका गठन हुआ था, ये अब एक टूथलेस टाइगर हो चुके हैं। जो एक वॉर का इनका काम था कि इसमें आवाज उठाएं, मध्यस्थता करें। जो एमओयू साइन हुआ था वो तो अब ऑर्डर में है ही नहीं, सीज फायर खत्म हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो दोनों हम देखते थे कि देश कहीं ना कहीं एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरुआती वॉर में टारगेट कर रहे थे, बट अब एक आम जनता के पेट को भी अब हम देख रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है। और कोई भी अब एक नियम जो होता है, जो एक अनसेट रूल होता है मिलिट्री का, उसको भी हम देख रहे हैं कोई फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहा है मणिका वैभव जी, जी। ये और ये मानकर चला जाए कि मापदंड अब बदल चुके हैं अब इस युद्ध में युद्ध के नियम टूट रहे हैं, क्योंकि अमूमन हम देखते थे जब भी युद्ध होता था तो शुरुआत में तो शाम को सूर्य ढलने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध रोक दिया जाता था और अगले दिन सूर्योदय के बाद युद्ध शुरू होता था, और दोनों पक्ष शाम को एक दूसरे से बातचीत भी करते थे कि कल कैसे क्या कुछ प्लानिंग करना है। अब युद्ध के कोई नियम नहीं है, कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल वैभव जी, हमने हमेशा किसी भी वॉर में देखा, हमेशा से ये देखते हुए देख रहे थे। बट देखिए, सबसे पहले इसमें यूएस की भी कहीं ना कहीं गलती रही थी कि यूएस ने पहले जितने भी ईरान के नागरिक हैं उनको बोला कि हम आपके साथ खड़े हैं, फिर उन्हीं में जाके उनकी हेरिटेज बिल्डिंग्स पर अटैक किया, उनके बैंक्स पर अटैक किया। कहीं ना कहीं ये वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद हमने देखा कि ईरान भी, क्योंकि वो स्पिल ओवर इफेक्ट करना चाहता है, उसको पता है कि यूएस की आर्मी, इजराइल की आर्मी उससे बहुत सुपीरियर है, हर एक मापदंड में उससे सुपीरियर है। तो वो कैसे इन्फ्लिक्ट कर सके ये पेन, ताकि यूएस बंद करे और यूएस सबसे पहले ब्लिंक करे। तो उसने ये वेपन एक तो लिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा कारीगर है आज के हम देख रहे हैं आज के टाइम पर। और दूसरा उसने लिया कि कैसे वो स्पिल ओवर इफेक्ट करे मिडिल ईस्ट में, खाड़ी के देशों में। और वैभव जी, अब क्या निकलते हुए आ गया है कि जितने भी खाड़ी के देश हैं उनकी जो एक छवि थी सिक्योरिटी की, हम देखते थे कि काफी लोग, काफी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मूव करते थे यूएई की तरफ, कतर की तरफ, ओमान की तरफ। अब हम देख रहे हैं जो खाड़ी के देशों की छवि है सिक्योरिटी की, और जो अमेरिका की एक छवि थी सिक्योरिटी गारंटर की, वो खत्म होते जा रही है वैभव जी। तो कुवैत में अटैक के बाद हमने देखा कि अमेरिका नहीं रोक पाया, तो खाड़ी के देश भी अब दूसरी तीसरी बार सोचने लगे हैं कि क्या अमेरिका सच में गारंटर ऑफ पीस है हमारा। तो अमेरिका जी, ये जो एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या ये आईआरजीसी की, ये ईरान की मौजूदा सरकार, मौजूदा जो शक्ति संतुलन है उसकी हठधर्मिता है जो ईरान को बहुत ज्यादा बैकफुट पर लेकर जा रहा है। क्योंकि आप पेजेशिकियान का वो बयान याद करिए, उन्होंने खुद स्वीकारा कि इस देश में अब जेंजी वाला आंदोलन दोबारा से बड़े स्तर पर खड़ा हो सकता है और इस देश की अर्थव्यवस्था आने वाले कुछ ही दिनों में पूरी तरह से चौपट हो सकती है। उसके बाद भी आप युद्ध में अपने देश को झोंक रहे हैं। बिल्कुल वैभव जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान को ये पता है अगर ये युद्ध की समाप्ति होती है तो उसके जो जेंजी हैं, उसके जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो कल फिर सड़कों में आएंगे। क्योंकि आज के टाइम में ईरान में दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हुए हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाइयां, बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो भी बहुत महंगी है, लोगों के पास वो भी नहीं है। इनफैक्ट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में हमने देखा कि काफी अन्य देश वहां पर पहुंचा रहे हैं, क्या कहते हैं, एड पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वहां बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं एक है लोगों के पास। फाइनेंशियल जो आर्किटेक्चर है वो काफी सालों से कोलैप्स करता हुआ नजर आ रहा है। तो आईआरजीसी ये समझ चुका है कि जैसे ही ये वॉर रुकेगी वैसे ही जनता सड़कों पर आ जाएगी। कभी भी वॉर होती है वैभव जी, जैसे हमने देखा भी कि ट्रंप ने पहले भड़काने की कोशिश की, प्रोटेस्टर्स आए, बट उसके बाद जब ट्रंप ने खुद ही प्रोटेस्टर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया, स्कूल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया, तो हमने एक नेशनलिज्म देखा लोगों पर। ईरानी लोग उसके बाद आईआरजीसी को बैक करने लग गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उनके रेस्क्यू में कोई नहीं आने वाला है। वो कहीं ना कहीं आईआरजीसी के पीछे मोबिलाइज होने लग गए, ईरानियन रिजीम के पीछे मोबिलाइज होने लग गए। और ईरानियन रिजीम को समझ में आ गया कि जिस दिन ये वॉर रुकी ये लोग फिर से सड़क में आ जाएंगे, क्योंकि इनके पास बेसिक फैसिलिटीज तो है ही नहीं। और ड्यूरिंग वॉर हमने देखा कि एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नेशनलिज्म, एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म, फिर कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर की सहानुभूति
उनकी मौत की सहानुभूति हमने देखा कि लाखों लोग वहां पर गैदर किए, उनको मौन किया, उनकी शहादत मनाई। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये आईआरजीसी ईरानियन रिजीम यूज करना चाहती है इसको, और लोगों के फीलिंग्स को यूज करना चाहती है। नहीं तो इस बार सीज फायर हो चुकी थी, सब बिल्कुल। कुछ ग्राउंड पर था, बट सब कहीं ना कुछ कहीं हमने ग्राउंड पर देखा था। कि दोनों साइड से फिर से उल्लंघन होना शुरू किया, क्योंकि वहां हम देख रहे हैं पैरेलली इजराइल जिस दिन वॉर रुकता है, जिस दिन नेतन्याहू वॉर रोकते हैं, उस दिन नेतन्याहू के खिलाफ भी काफी लोग सड़क पर आ जाएंगे। और मल्लिका जी, मुझे क्योंकि बहुत अच्छे से याद है ख्वामेनी के अंतिम संस्कार का वो आखिरी दिन था जब उनका शव इराक पहुंच चुका था सुपुर्दे खाक होने के लिए। उसी दिन ईरान ने हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट पर मिसाइलों से अटैक किया, अमेरिका के शिप पर और अमेरिका के सहयोगी देशों के शिप पर। उसके बाद यह कहा गया कि यह किसी कट्टरपंथी ताकत ने हमला किया है, आईआरजीसी की तरफ से हमला नहीं किया गया है। फिर आईआरजीसी भी उसके बाद हमले दोबारा शुरू कर देती है। तो क्या यह मानकर चला जाए ईरान के अंदर जो शासन सत्ता है वो दो धड़े में है और अभी खुलकर सामने आ रहा है पूरे विश्व के? बिल्कुल वैभव जी, और कहीं ना कहीं हमने देखा कि पेजेश्कियान भी एक सीज फायर को सपोर्ट कर रहे थे, गालिबाफ भी बिल्कुल। सपोर्ट कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि आईआरजीसी देखिए जो कट्टरपंथी हैं और जिनका काम था सुप्रीम लीडर को बचाना, वो हाइड्रा के सर की तरह हैं। उनके काफी यूएस और इजरायली मिसाइल्स ने आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स को हटाया, बट वो हाइड्रा के सर की तरह कहीं ना कहीं रिप्लेस हो जाते हैं, और उनकी रिप्लेसमेंट बहुत क्विकली होती है। वो एक कट्टरपंथ है, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं फैक्शंस नजर आते हैं, जितना जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के बीच में है और आईआरजीसी के बीच में है। तो इन दोनों में ही स्टेट ऑफ कियोस इतना ज्यादा है कि जो वो रिसीविंग एंड पर है वो तो आम आदमी है वैभव जी, वो तो आम आदमी है। आम बिल्कुल। आदमी आज के टाइम में सैंक्शन झेल रहा है। आम आदमी के उसका रियाल गिर चुका है, बुरी तरीके से गिर चुका है, महंगाई वहां चरम पर है। तो आम आदमी का जो किचन और वॉलेट है वो कहीं ना कहीं ये इसका ब्रंट महसूस कर रहे हैं। चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो खाड़ी देश में हो, आम आदमी फेस करने वाला है। उसको पानी पीने का पानी नहीं मिलने वाला है। किसी शेख को ऐसा नहीं होगा कि उसका पानी खत्म हो जाएगा। आम आदमी इज गोइंग टू बेयर द ब्रंट ऑफ ऑल ऑफ दिस। मलिका जी, एक सवाल मैं अपने सब्जेक्ट से जुड़ा आपसे पूछना चाहूंगा। क्या कुवैत या खाड़ी देशों के पास पीने के पानी को लेकर और भी कोई विकल्प है इन विकल्पों के अलावा? नहीं वैभव जी, यही एक उनके लिए स्कैरी सिचुएशन है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, डीसैलिनेशन प्लांट सबसे ज्यादा खाड़ी के देशों में से कुवैत डिपेंडेंट है डीसैलिनेशन प्लांट पर। डीसैलिनेशन प्लांट बेसिकली खारे पानी को सी से निकालती है, उसको साफ करके फिर एक ड्रिंकेबल वाटर बनाती है, कहीं ना कहीं पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकेबल वाटर जो आप उनके घरों पे जाता है। जो कुवैत में ग्राउंड वाटर है वो भी खारा है। जैसे हम भारत में देखते हैं तो खारा पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर हमारा साफ है, बिल्कुल कहीं ना साफ है। कहीं वहां और पर खारा पानी है, वो भी हम और खारा आप पानी है। सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ है, इसलिए कि हम भौगोलिक बिल्कुल। दृष्टिकोण से बहुत शानदार जगह पर रहते हैं। ये किस्मत है हमारी और आपकी। फिलहाल मलिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए, जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।